साथियों, कैसे हो सब। सुपर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ग्रिड लेवल 2 का सूक्ष्म जीव जो अपना यूनिट चल रही है उसी का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं। विषाणु टॉपिक है अपना, विषाणु यानी वायरस। और आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ा, पूरी दुनिया के अंतर्गत एक सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है यह जो वायरस शब्द है, ये सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। और इसी के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि जैसे कोरोना वायरस है तो वो भी एक महत्वपूर्ण अपने इस टॉपिक के अंतर्गत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन द फ्यूचर में अपने, हालांकि सिलेबस में ज़्यादा इतनी डीपली जो सिलेबस के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन एज ए कोरोना वायरल डिजीज है तो उसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। तो अपन विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। कौन से वर्ड से मिलकर के बना है? लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है वायरस। तो विषाणु जो है वो किससे मिलकर के बना है? वायरस से मिलकर के बना है। और इसका मतलब होता है, सीधी सीधी सी बात होती है, पॉइजन। यानी अपन बात करें तो जहर, यानी एक स्मॉल जो जहर है, धीमा जो जहर है, वो क्या है, प्रकार का क्या है, वायरस है। सीधी सीधी सी बात अपन को इतनी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वायरस को खोजा गया था, एक साइंटिस्ट थे डी इवानोस्की ने सबसे पहले वायरस के खोज की थी। और खोज किसमें की थी? तंबाकू की पत्तियों पर एक वायरस था, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा था? TMV, तंबाकू की पत्तियों पे था। और पूछे कौन सा वायरस था तो TMV था। पादप का नाम पूछे तो तंबाकू था। और खोज करने वाले कौन थे? डी इवानोस्की थे। और इसी के आधार पर अपन डी इवानोस्की को, यानी वायरस का जो अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो शाखा होती है वायरोलॉजी। कौन सी शाखा होती है? वायरोलॉजी, यानी विषाणु विज्ञान। तो इस वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के फादर अपन किसे कहेंगे? डी इवानोस्की को। समझ गए मेरी बात? यानी डी इवानोस्की इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के क्या है? पिता है कौन? डी इवानोस्की। समझ? अब देखिए, वायरस को अपन ये कहते हैं कि वायरस सजीव भी है और वायरस निर्जीव भी है। कहने का मतलब ये है कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? एक योजक कड़ी है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच भी की योजक कड़ी कौन है? वायरस है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैविकता व अजैविकता, जैविकता व अजैविकता के बीच की संयोजक कड़ी कौन सा सूक्ष्म जीव कहलाता है? तो कौन कहलाता है? वायरस से कहलाता है। अब क्यों कहलाता है? क्योंकि बड़ा जो कारण का क्वेश्चन आ सकता है अपने, क्योंकि पेपर का मैन अपना सीधी सीधी सी बात है कि सिलेक्शन का आधार है पेपर अपना, एक परसेंटेज वैल्यू है उसकी। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी कारण दे सकता है, या क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन आ सकते हैं। उसमें कौन सकता है निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इससे मैच करता है, कौन सा इससे मैच नहीं करता है। तो उस बात से अब जैविक है अजैविक है, मतलब जीवित है और अजीवित है। सजीव है इसका मतलब निर्जीव है। तो क्यों है? कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि वायरस सजीव है और निर्जीव है? सबसे पहले मैं यहाँ बात प्रदर्शित कर रहा हूँ कि वायरस सजीव है, तो मैं यहाँ नोटेट कर रहा हूँ सजीवता को, कि वायरस को अपन सजीव कैसे कह सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरस में क्या होना है? आनुवंशिक पदार्थ। अब आनुवंशिक पदार्थ इसमें होता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं पादप वायरसों की, कौन से वायरसों की? पादप वायरसों की। जब अपन बात करते हैं तो अधिकांश यानी मैक्सिमम नंबर्स में जो प्लांट हैं उनमें क्या होता है? आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और अगर अपन कुछ जंतुओं की बात करते हैं तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो एक तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि वायरस सजीवता का गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है या आरएनए भी पाया जाता है। दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि इसके और अपन महत्वपूर्ण जब गुणों की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो वायरस होता है उसमें विशिष्ट प्रकार का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है उत्परिवर्तन का, कौन सा होता है? उत्परिवर्तन का होता है। तो सबसे ज्यादा जो लक्षण है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन को अपन बोल देते हैं म्यूटेशन। क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस क्या करता है? अपने शरीर में जाकर के म्यूटेशन करता है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या मतलब? कोई भी शरीर के अंदर जाकर के अचानक जो परिवर्तन कर दे, अचानक जो चेंजेस आ जाए उन्हें अपन क्या कह देते हैं? उत्परिवर्तन कह देते हैं। तो वो शरीर के अंदर जाकर के अपनी कोशिकाओं में गुणन कर लेता है और कोशिकाओं की आकार और उनको चेंज करके अपने लंग्स को चारों ओर से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। वो क्षमता होती है उसकी उत्परिवर्तन। और यही कारण है कि अपन उसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो एमआरएनए स्ट्रक्चर है वो क्या चेंजेस है, बार बार उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। इस कारण उसमें म्यूटेशन की क्षमता भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और अगली अपन बात करते हैं कि वायरस में एंटीजेनिक यानी प्रतिजनिक क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। अब दूसरी चीज देखना है इंपॉर्टेंट, वायरस होता है किसी भी परपोषी कोशिका में जब प्रवेश कर जाएगा, इसमें परपोषी सेल में प्रवेश करेगा तो वो कौन सा लक्षण प्रदर्शित करेगा? सजीवता का। ये ध्यान देना। यदि अपने शरीर से बाहर वायरस है तो अपनी बॉडी के लिए किसी भी प्रकार से वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो ही वो अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा तो वो बहुत ही क्या है? हानिकारक है। जैसा वर्तमान समय में यही घटना घटित हो रही है सबसे ज़्यादा कि वायरस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है, इन्फेक्टेड हैं, उनसे अपन को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए ताकि अपन इस बीमारी से आसानी से बच सकें। तो ये महत्वपूर्ण जो गुण थे वो किसके थे? सजीवता के थे। अब बात आती है कि वायरस में निर्जीवता के ऐसे कौन से लक्षण हैं? समझ गए मेरी बात? यानी अजैविकता के ऐसे लक्षण कौन कौन से हैं? तो सीधी सीधी सी बात है, तो वायरस में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। अब उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं मतलब श्वसन जैसी क्रियाएं हैं, पाचन जैसी क्रियाएं हैं, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं हैं, वो वायरस में नहीं पाई जाती हैं। और दूसरी चीज, परपोषी कोशिका के बाहर यानी जो होस्ट सेल होती है उस होस्ट सेल से यानी परपोषी कोशिका के बाहर यदि अपन बात करें तो उस परपोषी कोशिका से बाहर है वायरस है, उसमें निर्जीवता का गुण पाया जाता है। वो किसी भी प्रकार की सजीवता प्रदर्शित नहीं कर पाता है, मतलब किसी भी प्रकार की गुणनवृद्धि जैसी क्रियाएं वो नहीं कर पाता है। समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण बातें थी वायरस की सजीवता की और निर्जीवता की। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि जो वायरस है उसके कुछ महत्वपूर्ण जनन जैसी जो घटनाएं होती हैं, जैसे गुणन विधि होती है। कुछ ही समय में काफी संख्या में वायरसों क्या बन जाते हैं? अपने शरीर में मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अपना लेते हैं और गुणन की प्रक्रिया कर हजारों की संख्या में वायरस उत्पन्न कर देते हैं। अब आपको जनन की बात करनी है, तो जनन के लिए इसमें 2 चक्कर होते हैं। आप तो इतना ध्यान रखना कि जनन की प्रक्रिया के लिए 2 चक्कर हैं। एक चक्कर है लयकारी चक्कर और दूसरा है लयनकारी चक्कर। आपसे यही पूछेगा कि आप जनन की विधि कौन सी है,
तो गुणन विधि द्वारा क्या होता है, इसमें जनन होता है। और दो प्रमुख चक्र हैं, लयकारी चक्र है और लयनकारी चक्र है। इन दोनों प्रमुख चक्रों के द्वारा क्या होता है, वायरस में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे आनुवांशिक पदार्थ के रूप में लेकर कि आनुवांशिक इसकी जो पदार्थ है इसमें या तो क्या होगा, डीएनए होगा, या इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा, आरएनए होगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है कि आनुवांशिक पदार्थ होना है वो डीएनए होगा या इसके अंतर्गत आरएनए होगा। अपन को ये चीज जरूर अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए कि मुख्यतः मैंने आपको बता दिया था कि जो पादप वायरस हैं, पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ क्या मिलना है, आरएनए मिलना है। लेकिन इसके अलावा डीएनए की बात करें तो अपन जैसे जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी है, M13 भी एक टाइप है जीवाणुभोजी का। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं 173 जो वायरस है वो भी क्या है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। और मेनली अपन बात कर रहे हैं मम्फस वायरस है, मम्फस वायरस है, उसमें भी क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है डीएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए होता है वो द्विरज्जुकीय भी होता है, डीएनए होता है वो एक रज्जुकीय भी होता है। अब अपन ध्यान देना आप थोड़ा सा, दो मेनली, एक मुख्य रूप से जो मम्पस वायरस आपको दिखाई दे रहा है, M13 है, जीवाणुभोजी है, इनमें मुख्य रूप से जो डीएनए होगा वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। कैसे होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, यानी इसमें द्विरज्जुकी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन इसी के तहत आप ध्यान देना, एक होता है कोलीफेज वायरस। कौन सा वायरस होता है, कोलीफेज, और एक साई मल्टीप्लाई 174 जो वायरस होता है। ये दो वायरस हैं, इनमें मुख्य रूप से जो डीएनए होगा वो डीएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड वाला होगा, यानी एक रज्जुकीय होगा। तो इनमें जो डीएनए पाया जाएगा, कोलीफेज या कोलीफोज भी आता है, और 74 में इसकी अपन बात करते हैं तो उनमें जो आएगा वो कौन सा आएगा, एक रज्जुकीय डीएनए पाया जाएगा। अब इसी चरण में आप आगे बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जो वायरस है जिसकी अपन बात करते हैं, जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी की जब अपन बात करते हैं तो जीवाणुभोजी के बारे में आपको दो तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। एक तो जीवाणुभोजी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसका जो हेड पार्ट है उसके बारे में आपको विशेष रूप से दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। कि प्रिज्म के जीवाणुभोजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जीवाणुभोजी वायरस। तो जीवाणुभोजी वायरस है, उसकी जो हेड पार्ट है, जो सिर है उसका, वो कैसा होता है, प्रिज्म जैसा होता है। एक तो ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणुभोजी का जो हेड पार्ट है वो कैसा होता है, प्रिज्म के आकार का होता है मेनली। और इसकी जो अपन मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसके आनुवांशिक संगठन की अपन बात करते हैं तो टोटल जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उन नाइट्रोजनी क्षारकों में जब अपन बात करते हैं तो साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक, कौन सा, साइटोसिन नाइट्रोजनी जो क्षारक होता है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इतनी सी बात अपन को जीवाणुभोजी के वायरस के बारे में ध्यान में रखनी है, बाकी ज्यादा इसके बारे में अपन को ध्यान में नहीं रखना। अब देखिए मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूं कि वायरस की जब अपन बात करते हैं, इसके संगठन की बात करेंगे अपन, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनके बारे में ध्यान में देना है कि वायरस का जो आवरण है वो एक विशिष्ट प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। वो जो आवरण है, विशिष्ट जो प्रोटीन है, उस विशिष्ट प्रोटीन को अपन क्या कह देते हैं, कैप्सिड कह देते हैं।
क्या कह देते हैं, कैप्सिड कह देते हैं। और ये कैप्सिड होती है वो अनेक सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, अनेक सूक्ष्मतम इकाइयों से निर्मित होती है, जिसे अपन कह देते हैं कैप्सोमियर। क्या कह देते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। आप इन दो क्वेश्चंस का विशेष रूप से ध्यान देना कि कैप्सिड किससे मिलकर बनी होती है, कैप्सोमियर से बनी होती है। और जो प्रोटीनी खोल होता है, जो वायरस का प्रोटीन खोल है, चारों ओर से घिरा हुआ जो भाग होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ को घेरे हुए रखता है, डीएनए आरएनए को घेरे हुए रखता है, वो कौन सी प्रोटीन होती है, कैप्सिड प्रोटीन होती है। कंपटीशन एग्जाम में यह काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और यदि अपन कह देते हैं कि एक जो परिपक्व वायरस कण है, परिपक्व जो वायरस कण होता है उसे अपन वीरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, वीरियन। तो ये इंपॉर्टेंट जो अपन मेन बात है मैं आपको बता रहा हूं, जो काफी एग्जामों में पूछी हुई बातें भी हैं और अपने रिट लेवल में भी साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें भी काफी बातें क्वेश्चंस के रूप में अपने नोटेड हुई हैं। कैप्सिड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लेना पेपर्स में। और कैप्सोमेर्स का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब अपन आगे की बात करते हैं कि वायरस के मेनली आर्थिक महत्व क्या है। तो देखिए, वायरस के आर्थिक महत्व की अपन बात करते हैं तो लाभदायक महत्व वायरस के कम है, लेकिन उसके हानिकारक या अलाभदायक जो भाग है वो क्या उसके ज्यादा है। क्योंकि अधिकांश से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, वायरसों के द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि वो एक प्रकार के क्या संक्रामक रोग है। आगे अपना जो टॉपिक आएगा संक्रामक रोगों का, तो संक्रामक रोगों में वायरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि इसकी जो एंटीबायोटिक होती है वो तो काम बिल्कुल नहीं के बराबर करती हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल है। क्योंकि इसमें म्यूटेशन की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से कि वायरस के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो इसके जो लाभदायक हैं, लाभदायक इफेक्ट की तो बात आपको इतना ध्यान में रखना कि एक जो गंगा नदी है, गंगा नदी में जितने भी जो अशुद्धियां फैल रही हैं उन अशुद्धियों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मतलब रूप से जो वायरस है उसका उपयोग किया जाता है। जो अन्य जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और अन्य जो पदार्थ वगैरह होते हैं, जो अशुद्धियां मुख्य रूप से होती है कार्बनिक अकार्बनिक होती हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से उस पानी गंगा नदी के पानी में मुख्य रूप से बैक्टीरिया जो वायरस है वो पाया जाता है। लेकिन अपन अब आगे बात करते हैं कि जो मेनली बैक्टीरियोफेज जो अपन बात कर रहे हैं जीवाणु भोजी की, जैसे बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो एस्चेरिया कोलाई पे हो रहे हैं, ई कोली पे हो रहे हैं। क्योंकि कंप्लीटली जो जीनोमेटिक स्ट्रक्चर है उसकी वो क्या कर ली गई है, ज्ञात कर ली गई है। तो उसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी में अपन बात करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में जब अपन बात करते हैं तो जो जीवाणु भोजी वायरस है, इस जीवाणु भोजी वायरस का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, जो लाभ है, वो सबसे बड़ा यही है कि जीवाणु भोजी का सूक्ष्म जीव विज्ञान में यदि अपन देखते हैं जब प्रायोगिक रूप से सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग में इसको लाया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इनके हानिकारक इफेक्ट क्या क्या है वायरस के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वायरस के वो क्या है, हानिकारक इफेक्ट ही हैं। वो कौन से हैं, उन इफेक्ट्स की अपन बात करेंगे जो हानिकारक इफेक्ट है मुख्य रूप से। जैसे मेनली हानिकारक की अपन बात कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। जैसे एक रोग है एड्स, और एड्स रोग है, इसका रोगजनक किसे मानते हैं अपन, HIV वायरस को, HIV वायरस को। एड्स का एक तो काफी बार क्वेश्चन अपना गलत होता, बहुत इजी है। एड्स की अपन को फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब फुल फॉर्म अपन देखते हैं तो वैसे तो देखें तो एड्स है तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब HIV की ध्यान रखना, HIV की क्या होती है फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन एड्स के टाइप ध्यान देना, टाइप हैं मुख्य रूप से जो रोगजनक है HIV,
जो अपनी बॉडी में एक खतरनाक रूप में एड्स रोग को उत्पन्न करने के लिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, वो हैं मेनली अपन बात करते हैं तो HTLV फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो वर्ड है मेनली, ये वर्ड क्या है, यानी HIV तो आपने मुख्य रूप से सुना है, लेकिन अब जब हम बात HTLV की करते हैं तो यहां अपनी बॉडी के अंतर्गत देखिए एक एल वर्ड यहां से मैं अलग नोटेट कर रहा हूं, इसको अपन बोल देते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोल देते हैं, लिम्फोसाइट। तो अपनी बॉडी के अंतर्गत लिम्फोसाइट होता है जिसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, लसीकाणु। और लसीकाणु क्या करता है, दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। समझ गए मेरी बात, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट होता है अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अब जब मेनली एड्स रोग में ये जो HIV वायरस है, ये टी लिम्फोसाइट, ध्यान से देना आपके सामने है, टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, इफेक्टेड करता है, और इफेक्ट करके उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है अपनी बॉडी की, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और इम्यूनिटी पावर डिक्रीज करके, वैसे कभी भी आप ध्यान देना HIV वायरस से व्यक्ति, यह नहीं है कि वायरस व्यक्ति को मार देता है, कभी भी एड्स का रोगजनक है जो HIV वायरस है, जो HTLV फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो कभी भी अपन को नहीं मारते हैं, बल्कि वो अपनी बॉडी को इतना खोखला कर देते हैं, इतना मतलब इम्यूनिटी पावर डाउन कर देते हैं कि बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी बॉडी को चारों ओर से घेर लेते हैं, और घेर करके उनके कारण अपनी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये मेनली इसके लिए क्या है, उत्तरदायी। अब एड्स के आपको पता ही है, आगे जब अपन रोगों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तब इनके बारे में डिटेल से आ जाएगी, फैलने का कारण वगैरह क्या है। एक आपने नाम सुना होगा चिकन पॉक्स, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं छोटी माता। क्या बोल देते हैं, छोटी माता। तो चिकन पॉक्स का जो जनक है वो हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि अपने शरीर पे लाल लाल और फिर हरे हरे रंग के क्या बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, और अपना प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, लगातार बुखार आती है, सिर दर्द होता है, और ये मुख्य लक्षण होते हैं चिकन पॉक्स यानी हर्पीज वायरस। एक आपने सुना होगा मेनली आता है जो मुख्य रूप से रेबीज है, जिसको अपन बोल देते हैं रेबडो, कुत्ते बिल्ली या पागल कुत्ते बिल्लियों के काटने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो रेबडो जो वायरस होता है वो भी क्या होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अब आप देखना, जैसे पोलियो है, पोलियोमाइलिटिस, ये रोग है जैसे अपन पोलियो कहते हैं, इस रोग का भी रोग जनक क्या है, पोलियो वायरस है। क्या है, पोलियो वायरस है। हालांकि अपन पोलियो वैक्सीन लेकर के इसका क्या कर सकते हैं, निदान ले सकते हैं। जो आता ना एक बूंद जिंदगी की, जो अपन बात करते हैं कि एक बूंद पोलियो की लेकर के, उस वैक्सीन को लेकर के अपन पोलियो को दूर भगा सकते हैं। पैरालाइसिस जैसी प्रक्रियाएं इसमें हो सकती हैं। अब देखिए एक विशिष्ट रोग मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, डेंगू। तो डेंगू रोग तो किससे होता है, एक मच्छर है, मादा मच्छर है। अब जो मादा मच्छर है, आपने सुना होगा कि डेंगू रोग के लिए उत्तरदायी जो मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है, वो क्या होता है, अपने जो घुटने होते हैं मुख्य रूप से, उन घुटनों से क्या होता है, नीचे की सतह पर ही मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि ये धारणा है, लेकिन अपन इसको क्लियरेंस नहीं करते। तो एक मादा मच्छर है एडिस इजिप्टाई। इस एडिस इजिप्टाई मादा मच्छर के कारण क्या होता है, डेंगू होता है। लेकिन ये एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है वो डेंगू वायरस का क्या होता है, वाहक होता है। किसका वाहक होता है, डेंगू वायरस का होता है।
अब जब डेंगू वायरस का ये वाहक होता है तो जब एडिस एजिप्टाई मच्छर अपने शरीर में डंक मारता है तो ये वायरस अपने शरीर में क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है और अपने शरीर में डेंगू रोग उत्पन्न कर देता है। तो मुख्य रूप से अपन जब डिजीज की बात कर रहे हैं तो मेन जो डिजीज है वो मैं आपको